નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર પાઠ 12 જોઈશું, જેનું નામ છે એક નઈ શરૂઆત. જેના લેખક છે ઝાકિર અલી રદ્દીસ, જેમનો જન્મ થયો હતો સન 1975. ઝાકિર अली रद्दीस एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखक में 100 विषय सूची है. उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी के संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं. इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं. गिनपिंग समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं. उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा, भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं. पाठ में देखते हैं, पाठ का सारांश देखते हैं. एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है. इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है. तो देखते हैं. प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन में वे अद्भुत क्षण थे. उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था. मानवता के इतिहास में पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था. 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों द्वारा द्रव्य विश्लेषण यंत्र द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था. यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में था, दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था. प्रोफेसर रामेश से कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा और उनका चेहरा एक विशेष प्रकार के आभार से चमक रहा था. कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया. प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया. प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गए. दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था. प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था. बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था. और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौन गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था. वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा. उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे. माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश से सहज उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी. माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उससे पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते. माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है अथवा नहीं. हालांकि माधवन के साथ आनंद की संतुष्टि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा. उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे. प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. आखिर जब उसने रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसा दिखाया जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो. वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई. अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है. अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण. हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है. माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया. यदि हम किसी वस्तु की सरलता को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणु, परमाणु का अध्ययन करेंगे. प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया. यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि.
माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामीज की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लिए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और मगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा विमूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रमेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की सरलता में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त होकर वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ हम यहीं तक देखेंगे और इसका दूसरा पाठ हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।